हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस, मनोविज्ञान और मैथ्स पेडागोजी का कंबाइंड महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारा 11th क्लास है। हमारे महा मैराथन क्लास 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सब कुछ सही है, एकदम से वॉल्यूम ठीक आ रहा है, कोई दिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और फिर हम उसके बाद अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आप जल्दी से सभी लोग यस कर दीजिए अगर सब कुछ सही है तो। ठीक है, जल्दी से यस करें, यस करें सभी लोग, जितने भी भाई बहन यहाँ पर दिख रहे हैं यस करें अगर सब कुछ सही है तो। जी हाँ, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मनोविज्ञान पेडागोजी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन का, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका राइट आंसर। जी हाँ, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है आपका राइट आंसर। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है? तो डी नहीं होगा दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो कराई थी, उसके ऑप्शंस कुछ अलग थे दोस्तों, देखिए उसके लिए। ठीक है, कुछ लोग इसको भी लगा रहे हैं तो ये नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का प्रतिभाग होना चाहिए उस कार्य में। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में, तभी बच्चे रुचि लेंगे कार्य को करने में। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बुद्धि निर्माण के अनुसार सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जो नहीं सुमेलित है वही आपको बताना है जो गलत है। ठीक है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आपका समय समाप्त होता है अब। ठीक है, लोग कहते हैं समय शुरू होता है, लेकिन मैं उससे पहले कह देता हूं कि समय समाप्त होता है अब। क्यों? क्योंकि टाइम का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त टाइम का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कम यानी कि जो छोटा क्वेश्चन होता है उसमें आपको कम समय लगाना है, और जो बड़ा क्वेश्चन होता है, लेंथी प्रश्न होता है, उसमें आपको अधिक समय लगाना है। तो समय तो वही है। ठीक है, आपको बचाना कहाँ से है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, एकदम से बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्धि का एक कारक और द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो कमेंट करके बताइए समूह कारक सिद्धांत किसने दिया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, थर्स्टन ने दिया था। ठीक है, लुईस थर्स्टन ने। और आपका बात करें कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड ने दिया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये आपको बताना है जो आपको सत्य लगता है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। क्या ये सही हो सकता है? दोस्तों बताइए। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो उनके सगी भाई बहनों का होता है। ये मैंने आपको 1000 बार बताया है कि ये नहीं होगा दोस्तों। हर बच्चा यूनिक होता है, अगर जुड़वा भाई बहन भी होंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा दोस्तों, उनका बुद्धि लब्धांक अलग होगा। ठीक है, अनुभव मस्तिष्क को प्रभावित करता है दोस्तों, और इसमें लिखा है नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? अगर बच्चा विद्यालय में जाएगा तो सीखेगा, हालांकि उस पर बुद्धि का प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। एकदम से बढ़िया धुआं धुआं हो गया दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या फिर व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी भाई बहन राइट आंसर जरूर कमेंट करें। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष होने का प्रमाण जरूर दें। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एकदम से बढ़िया राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पिछला प्रश्न मैंने बताया था कि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है, अलग होता है, कुछ ना कुछ यूनिक होता है। आप भी यूनिक हैं, आपका भाई भी कुछ ना कुछ यूनिक होगा।
इसी तरीके से आपका व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होता है और इसमें लिखा है दोनों में भिन्न होता है, तो एकदम से सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था नहीं दोस्तों, ध्यान रखना है इस प्रश्न के लिए, ठीक है। जहां पर नहीं आता है वहां पर आपको तुरंत अंडरलाइन कर लेना है बहुत जल्दी से, ठीक है। तो अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोबेल से, जॉन डेवी से, आर्मस्ट्रांग से या फिर मैकडूगल से? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, क्या हो सकता है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने दी? जी हाँ, प्रोजेक्ट विधि किसने दी, बताइए दोस्तों। जी हाँ, आप इस प्रश्न में कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें आंसर दिया ही नहीं है, आप कहते होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपके लिए बता देता हूं, जॉन डेवी। प्रोजेक्ट प्रणाली किसने दी थी? तो आप कहो किलपैट्रिक ने। वैसे आपको पता होगा किलपैट्रिक, ठीक है, किलपैट्रिक ने दिया था। लेकिन आपको किलपैट्रिक अगर नहीं मिलता है ऑप्शन में तो आप जॉन डेवी को लगा सकते हैं, क्योंकि जॉन डेवी और किलपैट्रिक ये दोनों एक दूसरे से ही संबंधित हैं। तो ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किलपैट्रिक और जॉन डेवी, आपको दोनों में से कोई भी मिलता है तो आप उसको लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर फ्रोबेल की बात करते हैं तो फ्रोबेल कौन है? तो आप जानते हैं किंडरगार्टन विधि के जनक हैं, जिन्होंने क्या दिया था? बाल उद्यान दिया था, ठीक है। आर्मस्ट्रांग कौन है? तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक हैं आर्मस्ट्रांग। मैकडूगल कौन है? तो आप कहोगे 14 मूल जो संवेग थे वो इन्होंने दिए थे। तो दोस्तों एकदम से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? दोस्तों उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, क्या ये हो सकता है? उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह देंगे, उसे श्यामपट आदि साफ करने के लिए कहेंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ये प्रश्न किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न मतलब नॉर्मल प्रश्न है, कहते हैं ना कुछ लोगों के लिए हम बेशरम कह देते हैं, तो इस प्रश्न को भी आप बेशरम समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हर बार आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसे श्यामपट आदि साफ करने का काम देंगे, जो बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय होगा उसे बहुत सारे इसी तरीके के काम देंगे जिससे कि वो काम में लगा रहे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की चित्त अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्तियों पर। देखिए समकक्षियों के साथ कितना रहता है? बहुत कम, ठीक है। दूरदर्शन पर भी ज़्यादा नहीं रहता, उनके सहोदर के साथ भी ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन उनके अभिभावक जो होते हैं उनके साथ बच्चा बहुत समय बिताता है, और उनकी चित्तवृत्ति जिस टाइप की होगी, मतलब उनका चरित्र जिस टाइप का होगा, वो जिस टाइप से व्यवहार करेंगे उसी तरीके से बच्चा भी करेगा। तो ध्यान रखेंगे, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्लाइड को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं, जी हाँ, अब इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, इसकी हम प्रश्न की बात करते हैं। ऑप्शन जरा पढ़िएगा कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, मना कर देंगे क्या? तो आप इसको तो फटाफट से काट ही देना चाहिए, क्योंकि आप मनु वर्मा के साथ पढ़ रहे हैं, और मनु वर्मा आपको 1000 बार ऐसे ऑप्शन बताता रहता है कि इस प्रकार के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। कभी भी नेगेटिव पॉइंट कोई भी लगाना ही नहीं है, बच्चे को दंड नहीं देना, पुरस्कार नहीं देना, और किसी भी स्पेशल क्लास में नहीं लेके जाना, ये भी आप ध्यान रखिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, आपका पेडागोजी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे? तो बात तो वही हुई ना दोस्तों, कि उसे बात की क्या की जा रही है कि अलग ही क्लास में बैठाने की बात की जा रही, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, क्या ये हो सकता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिए, ऐसे बच्चों को क्या करना है? एक तकनीक के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आप सभी लोगों का एकदम बढ़िया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
आर्जव। आर्जव एक बच्चे का नाम है। तो आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है दोस्तों, ये बताना है। बहुत ही कठिन और इम्पोर्टेंट प्रश्न, कठिन भी है, इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए कि यह क्या हो सकता है। तो राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिएगा। आपको मिलते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड आपके लिए मिलते हैं इस प्रश्न को करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी भाई बहन इसका राइट आंसर कमेंट करें। जी हाँ, और दोस्तों आप लोग कहते हैं कि लाइव क्लास का शेड्यूल बता दीजिए, तो ध्यान रखिए सुबह आपको 10 बजे, सॉरी दोपहर आपको 12 बजे एक लाइव क्लास मिलेगी, एक आपको 4 बजे लाइव क्लास मिलेगी शाम को, और एक आपको रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। तो आपको 3 लाइव क्लास मिलेंगी, और इसके अलावा आपको जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है आपकी तैयारी 105 प्लस यानी 105 प्लस स्कोर हो सके आपका सीटेट में। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद पर बात कर रही है। वो किस पर ध्यान रखेंगे, प्रकृति तथा पालन पोषण के वाद विवाद पर बात की जा रही है। आप प्रश्न को पढ़िए कि आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद पर हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से करेक्ट। तो दोस्तों कुछ लोगों का गलत हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या फिर साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर लेती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे दोस्तों, पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एकदम से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर आ रहा है। और क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, तो आप सीधी सी बात जानते हैं, जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है, सहारा दे रही है यार, सहारा दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहां पर आया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जेडपीडी। जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये किसने दिया था, तो आप ध्यान रखिए वाइगोस्की ने दिया था। यहां से कई बार प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहार की करना, व्यवहार की नहीं आएगा, व्यवहार करना, व्यवहार करना किस पक्ष में आता है दोस्तों, आपको बताना है। सीखने के गति क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। दोस्तों बताइए किस क्षेत्र में आता है व्यवहार करना। आप सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का गलत हो भी सकता है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है दोस्तों। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपका लिया है HTET से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यवहार करना आपका सीखने की गति के क्षेत्र में आता है, एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, कई बार आ चुका है HTET में, तो कई बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, तो ध्यान रखिए सीखने की गति के क्षेत्र में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और अब हमारा शुरू होता है दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शुरू होता है। अभी तक हमने पढ़ा साइकोलॉजी, तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं घटपाणी। घटपाणी पौधा के बारे में आपको बताना है। तो एक आपको प्रश्न ये भी याद रखना चाहिए कि घटपाणी और निपेंथिस एक ही चीज है। कुछ भाई बहन समझ लेते हैं कि निपेंथिस अलग है, घटपाणी अलग है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों कि घटपाणी पौधे के बारे में बताना है। काबू छोटे छोटे कांटों से ढका होता है, यह भारत में नहीं पाया जाता। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों तथा चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, या फिर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटपाणी या निपेंथिस बहुत आने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न है, हर बार आता है। ठीक है, जी हाँ, एकदम से सही आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, घटपाणी पौधा
क्या होता है, तो भारत में पाया जाता है। अगर पूछा जाए तो भारत में मेघालय में पाया जाता है, ठीक है, भारत के मेघालय में। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है विश्व में, तो आपका अफ्रीका में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आपने निपेंथिस देखा होगा दोस्तों, नहीं देखा है तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं, अच्छा ये करता क्यों है ऐसा, निपेंथिस जो पौधा होता है ऐसा क्यों करता है, तो ध्यान रखिए ये हमेशा जो उगता है तो ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पे दलदल होता है, और दलदल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, मारकर, सॉरी खा नहीं जाता है, मतलब मर जाते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है, उसे नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए, उस पशु की पहचान करिए, ठीक है। यह भालू जैसा दिखते हैं परंतु भालू नहीं है, भालू जैसा दिखता तो है लेकिन भालू नहीं है। यह लगभग दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है दोस्तों। क्या करता है, उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिए, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसके ऑप्शन आपने बहुत पढ़ा होगा, इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा, तो इसका गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न, ठीक है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों का एकदम से सही आ रहा है। स्लॉथ कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, स्लॉथ कहा जाता है दोस्तों। स्लॉथ हमेशा यही कंडीशन होती है जो इसमें कंडीशन दी गई है। 17 घंटे लगभग वृक्षों पर सोता है, वृक्षों की शाखाएं ही खाता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि पत्तियां जो है उनको खा लेता है, और अपने जीवन में इतना बड़ा आलसी होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही 3 पेड़ों पर जाता है, बस उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है इसी में, ठीक है। तो ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए खेती के विवरण को पढ़िए। यहां पर खेती करने के कुछ तरीके दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ना है। पहले थोड़ा सा, जी हाँ, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचानिए। एक फसल काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी उगाया नहीं जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। अब बताइए दोस्तों ये किस प्रकार की खेती है, ये आपको बताना है, और ये कई बार आ चुका है प्रश्न दोस्तों। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस को देख लीजिए, ये क्या कहलाती है आपकी, सहकारी खेती होती है, झूम खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है, फिर सिंचाई खेती होती है। दोस्तों बताइए, यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर स्लाइड को पूरी स्लाइड में एक ही बार में लगा देता हूँ, अब बता दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर आप सभी लोगों का एकदम सही है, झूम खेती है। झूम खेती है जो आपके मेघालय में और मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा होती है। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जी हाँ, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी कि बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है दोस्तों, आपको बताना है। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या फिर उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, या फिर उस वाद्य यंत्र के गति को देखकर। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का सही आएगा, और आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको नहीं आता तो याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, आप सभी लोगों का सही है कि वह उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों, देखिए सांप हमेशा क्या करता है, कंपन को सुनकर चलता है, ठीक है, कंपन के आधार पर ही चलता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है दोस्तों, सही है गलत है, आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस में एक ही बार में लगा देता हूँ, ठीक है, स्लाइड को छोटा ही कर लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए पूरा।
जी हाँ, यहाँ पर बात करते हैं कि यह सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। क्या ये सही हो सकता है? यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्या ये सही हो सकता है? नेक्स्ट है, सही है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सही है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। जो आपको लगता है कथन सही हो वो आपको बताइए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि आपके पास मात्र और मात्र 26 डेज है तैयारी करने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन तो लास्ट में तैयारी करना ही मत, वरना जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस प्रश्न के आंसर की। तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या ये सही हो सकता है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं? क्या ये सही हो सकता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ, बताइए दोस्तों, क्या सही हो सकता है? तो ध्यान रखिए, यह सही नहीं है दोस्तों। क्यों सही नहीं है? क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्णन नहीं किया जा सकता। परिवार, आपका जो परिवार होता है, आपका जो परिवार होता है वो एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है। आप दोनों को भली भांति जानते हैं, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों, यह सही नहीं है। और तर्क ये है कि क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों कि बगुला भैंस पर बैठता है। क्योंकि आपने देखा होगा बगुला भैंस पे बैठा हुआ, कई बार देखा होगा। क्यों बैठता है आपको बताना है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या फिर बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों का आना चाहिए राइट, एकदम से सभी लोगों का आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एकदम से बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। सहजीवी का मतलब साथ साथ दोनों को फायदा हो रहा है। उसके क्या होता है, उसके शरीर पे क्या होता है, छोटे छोटे जू वगैरह होते हैं, उनको वो खा लेता है, तो उससे थोड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोनों को फायदा हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब हम दोस्तों इसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की जो शक्ति है इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है। बताइए कौन है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जी हाँ, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो उत्तर होगा आपका कुत्ता, हो जाएगा कुत्ता, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों, कुत्ता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बाघ होता है जो बहुत सुनने में सक्षम होता है, बहुत अच्छी ध्वनि सुन सकता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कुडुक कहाँ की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, कहाँ की भाषा है दोस्तों? बताइए कहाँ की भाषा है। कई बार प्रश्न आ चुका है ये वाला, कई बार आ चुका है दोस्तों, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, तो इसकी बात करें, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा कुडुक है दोस्तों, झारखंड के लोगों की भाषा कुडुक है। ठीक है, मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में मीजो बोली जाती है और इंग्लिश बोली जाती है। मणिपुर में कौन सी बोली जाती है? तो मणिपुर में आपका मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु क्या थी? आपको बताना है। भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। आपको बताना है 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु क्या थी दोस्तों? बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। किसी भी भाई बहन का गलत ना करें, ठीक है, गलत ना करें, क्योंकि आज के जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो एकदम से सही सभी लोगों का भोजन है दोस्तों, भोजन है। गलत मत करिए, कोई भी एक भी गलत मत करिए। और दोस्तों इतना पढ़ने के बाद यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो। ठीक है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों। और लाइक करने से कुछ मिलता नहीं है, ना मुझे मिलता है ना आपके पास से कुछ जाता है, लेकिन आप इतनी बड़ी चीज़ मुझे दे देते हो जिससे आपसे दूर जाने का मन नहीं करता। आप मोटिवेशन देते हैं दोस्तों, और मोटिवेशन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे आपको बताना है कब मनाया जाता है, इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिए।
24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ठीक है, बताइए दोस्तों। तो आपके लिए एक हिंट और देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे आपका, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चीता टाइगर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे 29 जुलाई के लिए। कब दोस्तों? 29 जुलाई के लिए मनाया जाता है। लेकिन स्टार्ट कब से हुआ था? तो आप कहोगे 2010 से शुरू किया गया था। कब से? 2010 से शुरू किया गया था ये मनाना। ठीक है दोस्तों, पहली बार 2010 में मनाया गया था, तो आपको इसको ध्यान रखिए। और पहली बार जब मनाया गया था ना, तो 3 दिन तक मनाया गया था कंटिन्यू। ठीक है, 27, 28 और 29 जुलाई तक 3 दिन मनाया गया था। लेकिन अब आज की डेट में 29 जुलाई के लिए मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है दोस्तों गणित की। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गणित पेडागोजी अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस प्रश्न की। जी हाँ, इस प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है क्या दोस्तों? विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को ए और बी के रूप में लिखकर, ए और बी का मतलब है ए बटा बी, यानी कि आप इस तरीके से, ठीक है, ए बाई बी इस तरीके से के रूप में लिखकर, जहाँ ए यहाँ पर आप बी, ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। या फिर आपका जो लास्ट है, उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर, राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से आप सभी लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। तो ध्यान रखिए, मैथ के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, आपको मैथ में कभी गलत नहीं होंगे। आप बस बने रहिए मनु वर्मा के साथ, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए अध्यापक क्या प्रारंभ कर सकता है? तो ध्यान रखिए, विभिन्न भिन्नों और अंश हरों की पहचान कराकर। देखिए, छोटा बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं जानता है। ठीक है, उसे क्या करना पड़ेगा? अध्यापक के लिए उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करानी पड़ेगी। ठीक है, छोटा बच्चा इन सब चीज़ों को नहीं जानता, वो छोटा होता है, ज़्यादा समझ नहीं होती। और अगर आसपास की चीज़ों से अगर जोड़कर उसे पढ़ाएंगे तो वो चीज़ों को कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच क्या हो सकता है? कोई परमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परमेय संख्या होती है, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, या फिर केवल एक परमेय संख्या और कोई अपरमेय संख्या नहीं होती। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है, लेकिन गलत मत करिए। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब राजन के सामने वार्तिक समस्याएं, देखिए वार्तिक नहीं होगा यहाँ पे, तार्किक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप तार्किक कर लीजिए, तार्किक, यहाँ पर तार्किक हो जाएगा कि जब राजन के सामने तार्किक समस्याएं आती हैं, यहाँ पर मैं कट कर दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, तार्किक। ठीक है, जब राजन के सामने तार्किक समस्याएं आती हैं तो वह पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, यानी कि जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग करूं। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं दोस्तों? राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता क्या? राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? जल्दी से आप ही लोग कमेंट कीजिएगा, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एकदम से करेक्ट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का, जी हाँ दोस्तों, एकदम से हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब बताओ। जी हाँ दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरों को समकोण पर द्विभाजित करते हैं, यहाँ पर सम द्विभाजित होगा। ठीक है,
तो यह क्या है दोस्तों, समचतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, आयत होगा या पतंग होगा? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर अगर दिया होता, आपका क्या दिया होता, अगर आपका यहाँ पर वर्ग दिया होता तो वर्ग भी हो सकता था, ठीक है, घन दिया होता घन भी हो सकता था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में वो दिए नहीं है, तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। इस प्रकार की जो आकृति है वो आपकी समचतुर्भुज कहलाती है, एकदम से फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों बहुत ही स्पीड से कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका, क्योंकि मैं जानता हूं आपका जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस प्रश्न की बात करते हैं, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? न्यून कोण का, अधिक कोण का, समकोण का या फिर प्रतिवर्ती कोण का? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है दोस्तों आप लोगों का कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण नहीं होगा, ये 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण आपका 90 डिग्री से कम होता है, तो ये तो नहीं होगा। अधिक कोण कौन सा होता है, तो आप लोग जानते हैं जो 90 से ज़्यादा होता है और आपका 180 से कम होता है वो आपका अधिक कोण कहलाता है। समकोण कौन सा होता है, तो समकोण होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि जो सेम पूरा 90 डिग्री का होता है वो आपका समकोण हो जाता है। और आपका प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से सही, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए, थोड़ा सा शोर के लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, अगर बैकग्राउंड शोर थोड़ा सा आता है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्योंकि आप समझते हैं बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, अभी सभी लोग घर पर ही हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षण, ड्रिल कार्यपत्रक, सर्वेक्षण परियोजना, जांच सूची, या फिर आपका क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और जांच सूची, या फिर आपका क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण परियोजना? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान रखिए, यदि हमें वास्तविक ज़िंदगी से गणित का संबंध बताना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए क्षेत्रीय भ्रमण तो एकदम से इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय भ्रमण तो होगा, ठीक है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन आपका इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए पहले ही, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, सर्वेक्षण योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि वास्तविक ज़िंदगी से अगर जोड़कर बच्चे को पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उसे भ्रमण पर ले जाना पड़ेगा। भ्रमण से मतलब ये नहीं है कि उसे माउंट आबू पर ही लेके जाना है, ठीक है, मतलब उसके आसपास की चीज़ों को दिखाना है और उसे समझाना है, ठीक है। सर्वेक्षण परियोजना और आपका क्षेत्रीय भ्रमण एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर नॉइस आता है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप समझदार हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड शोर के लिए, ठीक है। तो गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है? टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, या फिर आपका संख्या चार्ट, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, या फिर आपका टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, या लास्ट है आपका कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी प्रश्न में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है, तो एकदम से आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर और आपका जियो बोर्ड, ये आपका कक्षा में अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है जिसे दिखाई नहीं देता है या फिर कम दिखाई देता है तो उसके लिए एकदम से सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और इनके बारे में दोस्तों, जो हमारा टेलर का गिनतारा है, जियो बोर्ड है, 10 ग्राम है, इन सभी के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें इन सभी को मैं कवर करा दूंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए मनु वर्मा हमेशा तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गणित में प्रतिचक्रण, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, प्रतिचित्रण का गणित के विषय से कई
एक सेकंड रुकिए दोस्तों, गले में दर्द होने लगा थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए। हाँ, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एकदम से आप लोगों का सही आना चाहिए, अगर किसी का गलत भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम टाइम पर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि गणित के प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो भी हम चित्र देखते हैं उससे क्या होता है, चिंतन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, हम उससे सीख सकते हैं, ठीक है। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, क्या ये सही हो सकता है, ये भी एकदम से सही है। और प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, ये गणित में नहीं है क्या, गणित में चीज़ें नहीं दिखाई जाती क्या, दिखाने से दिखने से चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं, ये भाग है। और आपका ये भी है और पूछा है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरूप या पैटर्न, कोण, सममिति या चौपड़। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा, जिसका कोई संबंध नहीं है, प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, बताइए। तो ध्यान रखिए, प्रतिरूप या पैटर्न, आपने देखा होगा हर चीज़ सीरियल वाइज होनी चाहिए, तो प्रतिरूप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि सबसे पहले मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देता हूं, तो का बनाने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं, फिर क्या करते हैं इस तरीके से थोड़ा, फिर उसके बाद इस तरीके से, मतलब एक प्रतिरूप धीरे धीरे करके सिखाते हैं। पैटर्न होना चाहिए, तो एकदम से ये होता है। सममिति होता है, चौपड़ होता है, लेकिन कोण प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तब उसके बाद सिखाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर एकदम से सही है आप सभी लोगों का, एकदम से बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और इतना पढ़ने के बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए यार, कंजूसी क्यों करते हो, कंजूसी क्यों करते हो दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मेरे गले में दर्द होने लगा है दोस्तों, इसलिए आज का ये आपका लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात, यहाँ दोस्तों ज्ञान नहीं होगा, ज्ञात होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, किस विधि में, आगमन विधि में, प्रोजेक्ट विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में, या फिर विश्लेषण विधि में। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या होता है, तो आगमन विधि हो जाएगा। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि पहले आपको क्या बताया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है जिसे हम जानते हैं, उसके बाद आपको नियम बताया जाता है जिसे नियम को हम नहीं जानते, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में होता है। प्रोजेक्ट विधि किसने दी, तो मैंने आपको अभी बताया था, किलपैट्रिक ने दी थी, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने दी थी, आप सभी लोग जानते हैं। आगमन निगमन विधि आपकी अरस्तु ने दी थी, तो आप इन सभी को भली भांति जानते हैं दोस्तों। इतना पढ़ने के बाद यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस भी आ रहा है और हमारे गले में भी थोड़ा सा दर्द होने लगा है, तो आप समझते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। तो आज के लिए बस सेशन इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको एक बार टाइम टेबल बता देता हूँ। दोपहर में आपको 12 बजे एक लाइव क्लास मिलेगी, एक आपको दोपहर शाम को 4 बजे लाइव क्लास मिलेगी, और एक आपको रात्रि में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। तो 3 लाइव क्लास मिलेंगी, और उसके अलावा भी आपको वीडियो पढ़ती रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मनु वर्मा आपके लिए हमेशा तैयार है। आपका जो अचीवमेंट है, आपको जो बताया था हमने कि 105 प्लस आपका स्कोर कराना है, तो वो हम आपको करा कर ही रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है दोस्तों। गले में बहुत दर्द होने लगा, तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।